Hello dear student, this is another video of the chapter Resolution of Partnership Form। बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको पहले दो क्वेश्चंस करवा दिए थे जिसके अंदर हमने जनरल बनाया था। आज भी मैं आपको क्वेश्चन नंबर जो थर्ड करा रही हूँ उसमें जनरल ही है। पहले क्वेश्चन को समझ लो, जैसे जैसे पॉइंट्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको समझाती जाऊंगी और उसी का जनरल बनाऊंगी। आपकी डीके बोर्ड की बुक का थर्ड क्वेश्चन है 5 जनरल एंट्रीज ऑन द रिजोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन द फॉलोइंग केसेस। हमें जनरल एंट्रीज करनी है। नंबर 1, एल अ पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द डिसोल्यूशन प्रोसेस फॉर विच ही वाज गिवन ए रेम्युनरेशन ऑफ 10,000। इसका मतलब क्या है कि एल जो हमारा पार्टनर है उसको हमने क्या दिया है, डिसोल्यूशन की प्रोसेस करने का काम दिया है कि जैसे कि तुम हमारी एसेट्स को बेच दो और लायबिलिटीज की क्या कर दो, पेमेंट कर दो। इसके बदले में तुम्हें 10,000 की क्या मिलेगी, रेम्युनरेशन मिलेगी। तो सबसे पहले बेटा हम बनाएंगे जनरल का फॉर्मेट, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ, अमाउंट डेबिट, अमाउंट क्रेडिट। अब हम सीक्वेंस वाइज एंट्रीज करते हैं। केस 1 में हमारा जो पार्टनर है एल उसको हम क्या दे रहे हैं, रेम्युनरेशन दे रहे हैं। तो एंट्री लिखे पहली, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एल्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितना अमाउंट है, दैट इज 10,000 बीइंग remuneration allowed to L by firm। पार्टनरशिप हमने उसको रेवोल्यूशन अलो की है, किसको, एल को। सेकेंड जो है पॉइंट पढ़ लो, डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, रियलाइजेशन एक्सपेंस और डिसोल्यूशन एक्सपेंस एक ही होते हैं, वर पेड बाय द पार्टनर एम। क्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एम की ड्यूटी और हमने पे किया है, नहीं ना, तो नहीं लिखा हुआ इट मींस फर्म की ड्यूटी है, ये याद रखना। नहीं लिखा तो किसकी ड्यूटी है, फर्म की, पर इट इज पेड बाय एम। इसका मतलब क्या है, एम ने पार्टनरशिप फर्म के बिहाफ पर पे किया है। तो ड्यूटी किसकी थी, पार्टनरशिप फर्म की थी ना, और पे किसने किया, एम ने। तो ड्यूटी जब पार्टनरशिप फर्म किया था, हम रियलाइजेशन अकाउंट को क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। पर कौन पे कर रहा है, हमारा एम, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। आज हमारा एम पे कर रहा है तो कल को पार्टनरशिप फर्म की ये ड्यूटी बन जाती है कि उसको पे करे एम को, कौन, पार्टनरशिप फर्म। तो आज जो पे कर रहा है तो आप नरेशन लिखेंगे बीइंग, रियलाइजेशन एक्सपेंस लिख दो या डिसोल्यूशन एक्सपेंस, एक ही बात है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय एम ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। फर्म मीन्स यहाँ पर पार्टनरशिप फर्म है। अब आप केस नंबर थर्ड पहले सुन लो, समझ लो, फिर लिखेंगे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस फॉर 5,000। इसमें लिखा डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस 5,000 है, ये नहीं लिखा किसकी ड्यूटी है, नहीं लिखा किसने पे किए, तो ये फर्म की ही ड्यूटी है, फर्म ही पे कर रही है। तो जब फर्म की ड्यूटी होती है तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, रियलाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। तो आप लिखिए नंबर 3, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। आप बैंक अकाउंट भी लिख सकते हैं, कैश अकाउंट भी, दोनों ही आपका सही होगा। ठीक है, अब अमाउंट कितना है बेटा, 5,000। तो आप लिखिए बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय, बस पेड बाय फॉर्म भी लिख सकते हैं या बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड लिख सकते हैं। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, अगर आप बाय फॉर्म लिख दोगे तब भी चलेगा, अगर बाय एक्सपेंसेस पेड लिख दोगे तब भी चलेगा। अब पॉइंट 4 को समझ लेना पहले। P, a partner, was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of ₹7,000। P को पार्टनर है जो हमारा, हमने ड्यूटी सौंपी है कि तुम्हारी फर्म को डिसॉल्व करने की प्रोसेस कर, यानी कि एसेट्स को बेच और लायबिलिटीज को क्या कर दे, पे ऑफ कर दे। तो तुझे क्या मिलेगी, 7,000 की रेम्युनरेशन मिलेगी। पहली एंट्री तो हमारी क्या है, रियलाइजेशन टू पीज कैपिटल। आगे सुनो, P एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंस। P कहता मैं अपने आप डिसोल्यूशन के खर्चे कर दूंगा। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ डिसोल्यूशन वर 4,000 और पेड बाय P। P की ड्यूटी है पे करना है और P ही पे कर रहा है तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। दोबारा सुनो,
जो हमने उसको रेमुनेशन देनी है उसकी अब तो हम एंट्री करेंगे। क्या एंट्री करेंगे बेटा? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पी इज कैपिटल, ठीक है। उसके बाद हम अगली एंट्री नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ड्यूटी किसकी है? पी की, और पे कौन कर रहा है? पी ही कर रहा है, वो उसकी ड्यूटी है, वो अपनी पॉकेट से करे, तो पी अपने आप अपने बुक्स में एंट्री करेगा, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो हम सिर्फ किसकी करेंगे बेटा? उसको रेमुनेशन देने की एंट्री करेंगे। अब लिखिए नंबर 4, realization account debit to P's capital account. Realization account debit to P's capital account, ठीक है। जितनी उसको रेमुनेशन दिया हमारी पार्टनरशिप फॉर्म ने, दैट इज ₹7,000, ठीक है। 7,000 लिखेंगे। बीइंग remuneration allowed to P को अलाउ की गई है। अब इसकी सेकेंड एंट्री नहीं होगी। इसका लॉजिक ये है कि उसकी ड्यूटी है वो डिसोल्यूशन के खर्चे करे, वही पे कर अपने पॉकेट से, कोई भी एंट्री नहीं होगी। अब केस नंबर 5 पहले समझ लेना, फिर हम एंट्री करेंगे। केस नंबर 5 में हमें दे रखा है and a partner was appointed to look after the process of dissolution for which he was allowed a remuneration of 9,000. and partner को ड्यूटी दी गई है कि तू पार्टनरशिप फॉर्म की डिसोल्यूशन कर, और तुझे क्या मिलेगा? और तुझे उसके बदले में 9,000 की रेमुनेशन मिलेगी। ये एंट्री आपको आती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन's कैपिटल अकाउंट। उसके बाद क्या? एन एग्री टू बियर द डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। एन कहता है ठीक है मैं पे करने को तैयार हूँ डिसोल्यूशन के खर्चे। एक्चुअल एक्सपेंसेस ऑफ ₹5,000 वर पेड बाय फर्म। अब ड्यूटी किसकी है? ड्यूटी एन की है। कौन पे कर रहा है? फर्म। तो एंट्री क्या होगी? ड्यूटी जिसके इसके ऊपर एन's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री क्यों आई? क्योंकि ड्यूटी एन की थी पे करना, पर पे कौन कर रही है? फर्म कर रही है। तो इस केस में बेटा 2 एंट्रीज होगी। लिखिए नंबर 5 का ए पार्ट। पहले तो हम एन को उसकी रेमुनेशन देने की एंट्री करेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एन's कैपिटल अकाउंट। एन's कैपिटल अकाउंट कितना अमाउंट है देखिए बेटा, दैट इज ₹7,000, सॉरी 9,000 being remuneration allowed to n इतना भी चलेगा, या बाय फॉर्म भी लिख सकते हो, फॉर्म के द्वारा अलाउ की गई है। उसके बाद इसकी बी एंट्री भी होगी क्या? कि जो हमारा डिसोल्यूशन के खर्चे एन ने पे करने थे, पर पे किसने किए? फॉर्म ने। एन's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एन के बिहाफ पर हमारी पार्टनरशिप फॉर्म ने पे किए हैं, तो ड्यूटी किसकी थी? एन की। एन को डेबिट करो टू बैंक, कितना? 4,000 बीइंग dissolution expenses paid, being dissolution expenses paid by किसने पे किए हैं? फॉर्म। ऑन बिहाफ ऑफ एन, कि एन के बिहाफ पर किसने पे कर दिए? पार्टनरशिप फॉर्म ने। अब मैं इसको एक कंबाइंड एंट्री भी करा सकती थी, ज्वाइंट एंट्री भी करा सकती थी। अब देखिए रियलाइजेशन डेबिट होगा 9,000 से, तो एन's कैपिटल 9,000 है ना, पर यहाँ पर एन कैपिटल कितना? 4,000 जो है डेबिट है, तो एन का कैपिटल कितना आ जाएगा क्रेडिट में? 5,000 टू बैंक अकाउंट। अब इकट्ठी एंट्री करके देखो, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 9,000 टू एन's कैपिटल अकाउंट 4,000 टू बैंक अकाउंट कितना? 5,000। आप ये एंट्री भी लिख सकते थे कि हमारा जो एन है उसको हम कितना देंगे? एन का कैपिटल अकाउंट जो है कितना आएगा, मैं दोबारा बताती हूँ। 9,000 रुपीज हमने उसको रेमुनेशन देनी थी। अगर हम अलग करते हैं रियलाइजेशन टू एन's कैपिटल,
फिर एन की ड्यूटी थी वो पे करता, तो हम एन कैपिटल टू बैंक किया। अब ध्यान से सुनना जो मैं बता रही हूँ, अगर हम इसको कंबाइन करना चाहें, ज्वाइन करना चाहें, वैसे तो मैं हमेशा बच्चे को कहती हूँ ज्वाइन मत करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, अमाउंट गलत हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं रियलाइजेशन अमाउंट डेबिट 9000 टू एन कैपिटल 5000 टू बैंक 4000। बैंक में तो पेमेंट हमारी 4000 ही हुई है ना, ठीक है, तो बाकी यानी कि एन को कितना दिया 5000 दिया, क्योंकि एक्चुअल में 4000 तो इसने खुद ही पे करना था ना, और हमारी पार्टनरशिप फर्म ने पे किया है। अब बात करते हैं हम 6.5 हो गए हमारे। क्यों है पार्टनर वाज अपॉइंटेड टू लुक आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन फॉर व्हिच ही वाज अलाउड ए रेमुनरेशन ऑफ 18000। क्यों को कहा तुम्हारी डिसोल्यूशन की प्रोसेस करो, तुझे क्या मिलेगी, रेमुनरेशन मिलेगी 18000 की। तो एंट्री आपको पता है रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल होती है रेमुनरेशन अलो करने की। दूसरा, क्यू टुक ओवर एग्री टू टुक ओवर द स्टॉक वर्थ 18000 एज इज रेमुनरेशन। क्यू कहता है मैं ना 18000 का स्टॉक ले जाता हूँ, तो अगली एंट्री क्या होगी, क्यूज कैपिटल टू रियलाइजेशन। देखो 18000 मैंने एक बार बोली है, क्या बोली है, रियलाइजेशन टू क्यूज कैपिटल, अगली बोली है क्यूज कैपिटल टू रियलाइजेशन 18000। आप इसकी दो एंट्रीज भी कर सकते हो, या फिर ये एंट्री नो एंट्री होगी। नो एंट्री मैंने क्यों बोला, क्योंकि एक बार क्यू डेबिट हुआ, रियलाइजेशन क्रेडिट हुआ है, और एक बार क्यू जो है क्रेडिट हुआ, रियलाइजेशन डेबिट है, तो देखा जाए तो कैंसिल हो जाएगा। फिर भी मैं आपको करके बता देती हूँ, बेटा वो आपकी ऑप्शन है। अगर आप नो एंट्री लिख के आएंगे, लिखना है लेकिन आपने नो एंट्री, तो आपको जैसे मान लो 1 मार्क की एंट्री तो 1 मार्क ही मिलेंगे। लेकिन अगर आप ऐसे करके आते हो ना, इसके दो पार्ट्स में एंट्री करके आते हो, तब भी आपके उतने ही नंबर मिलेंगे। ये आपकी अपनी सोच है कि मैंने कैसे समझाया, जब हम रेमुनरेशन अलो करने की एंट्री करते हैं तो नंबर 6 का आप ए पार्ट बना लो, पहले आप इसकी दो एंट्रीज कर लो, ठीक है। क्या पहले तो हमने क्यू को रेमुनरेशन दी, रियलाइजेशन किसने दी, हमारी पार्टनरशिप फर्म ने, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का नाम है क्यू जिसको हम रेमुनरेशन दे रहे हैं, क्यूज कैपिटल अकाउंट। कितनी रेमुनरेशन है देखो बेटा, दैट इज 18000। फिर आप क्या लिखेंगे, बी रेमुनरेशन, बी रेमुनरेशन allowed to Q by firm, फॉर्म के द्वारा उसको अलो की गई है। अब इसी की आप सेकेंड एंट्री भी कर दीजिए, क्या होगी बेटा, जो हमारी पार्टनरशिप फर्म ने क्या कहा, वो कहता क्यों कहता मैं ना बिजनेस में से क्या लेके जा रहा हूँ, स्टॉक लेके जा रहा हूँ, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट 18000 का ही। तो अब बच्चे कहते हैं मैडम आपने टू स्टॉक क्यों नहीं लिखा, बेटा क्योंकि टू जो स्टॉक है वो रियलाइजेशन में ट्रांसफर हो चुका होगा रियलाइजेशन अकाउंट में, बीइंग स्टॉक टेकन ओवर बाय क्यू, बाय क्यू। समझ आ गया कि स्टॉक कौन ले गया है, क्यू ले गया है। तो यहाँ पर सारी एंट्री जो है क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अगर आप 6 में लिख देते बेटा नो एंट्री तो भी चलता, क्योंकि आप देख सकते हो यहाँ रियलाइजेशन 18000 से डेबिट हुआ, यहाँ 18000 से क्रेडिट हुआ, यहाँ क्यू कैपिटल क्रेडिट हुआ 18000 से, यहाँ क्यू कैपिटल 18000 डेबिट हुआ, तो कैंसिल होगी ना ये एंट्री। तो हम नो एंट्री लिखें तभी हमारा ठीक होगा, 1 मार्क का अगर है तो 1 मार्क मिलेगा, और अगर हमारा जो है ये एंट्री दोनों लिख देते तो भी हमारा आंसर यही होगा, 1 मार्क ही मिलेगा। बेटा मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 कराने जा रही हूँ, नंबर 4 रीड कर रही हूँ, समझा रही हूँ पहले, फिर आपने इसको समझना है, उसके बाद आपने लिखना है। देखिए, द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए बी एज एट 31st March 2018। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द पार्टनर्स आर गिवन, दैट इज 3:2। ए बी दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3/5 2/5 दे रखी है। बैलेंस शीट की लायबिलिटीज में क्रेडिटर्स दे रखे हैं, कैपिटल अकाउंट के बैलेंस है। एसेट साइड हमें लैंड बिल्डिंग दी हुई है, मोटर व्हीकल्स है, स्टॉक है, डेटर्स है, डेटर में से प्रोविजन माइनस के, कैश एट बैंक है। आगे लिखा है द पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फर्म ऑन एंड फ्रॉम द डेट ऑफ द बैलेंस शीट। तो इसी डेट को हमारी जो है बैलेंस शीट वाली डेट को ही हमारी फर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व मतलब बंद हो रही है। जब बंद हो रही है ना बेटे, तो जितनी भी हमारी एसेट्स हैं जैसे लैंड एंड बिल्डिंग, मोटर व्हीकल, स्टॉक, डेटर्स, सारे टू में हमने ट्रांसफर कर देने हैं, और जो प्रोविजन दिया हुआ वो अपोजिट जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। और जो क्रेडिटर्स दे रखे हैं वो भी बाय क्रेडिटर ट्रांसफर हो जाएंगे।
मीन सबसे पहले हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करना है कौन से अकाउंट में, रियलाइजेशन अकाउंट में। अब हमारी जो मोटर व्हीकल है और स्टॉक है वो सोल्ड फॉर कैश हुए हैं एट 16950, मोटर व्हीकल बिकी है, और जो स्टॉक है वो 77600 का बिका है। हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कम बिका है या ज़्यादा बिका है, हमने तो ये देखना है हमारे पास पैसे कितने आए हैं बेचकर। एंड ऑल द डेटर्स वर रियलाइज्ड इन फुल। रियलाइज्ड इन फुल का मतलब है पूरे पैसे वसूल हुए हैं डेटर से, जैसे 1,13,200 लिखे हुए तो सारे के सारे पैसे वसूल हो गए। लैंड एंड बिल्डिंग वॉज सोल्ड एट 43,500। लैंड एंड बिल्डिंग इतने की बिकी है 43,500 की। हमारी जितनी भी एसेट्स हैं जितने की रिलाइज हुई है सबको ऐड कर देना है। जैसे 4 आइटम में बता रही है, मोटर व्हीकल है, स्टॉक है, डेटर्स हैं, लैंड एंड बिल्डिंग है, सबको प्लस कर देंगे कि कितने के वो रिलाइज हुए हैं। बाय बैंक अकाउंट लिखकर हम इसको सेल कर देंगे एसेट्स रिलाइज्ड। क्रेडिटर और पेड और सब्जेक्ट टू द डिस्काउंट ऑफ 1700। क्रेडिटर की पेमेंट करनी है 1700 का डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया, तो क्रेडिटर 97,500 है, उसमें से 1700 हम डिस्काउंट माइनस करके 95,800 पे कर देंगे रियलाइजेशन की डेबिट में टू बैंक अकाउंट। अब एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1250 है और ये नहीं बताया किसने पे किया, तो ये पार्टनरशिप फर्म की ड्यूटी है जब कुछ ना बताया जाए कि पे करने तो डेबिट साइड टू बैंक अकाउंट लिख देंगे जो रियलाइजेशन एक्सपेंस पे किए हैं। इसमें हमें बनाना है रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है टू क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म एज ए रिजल्ट ऑफ डिसोल्यूशन। कि जब फर्म बंद हो जाती है ना बेटा तो हमें क्या क्या बनाना है, एक तो रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है, दूसरा पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाना है, तीसरा बैंक अकाउंट बनाना है। बैलेंस शीट बन ही नहीं सकती लॉजिक क्या इसके पीछे, क्योंकि फर्म हमारी क्या होगी, क्लोज होगी, बंद होगी हमारी फर्म, तो बैलेंस शीट तो बनेगी ही नहीं। तो आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए बेटा, आपने वैसे भी रियलाइजेशन अकाउंट सीखा हुआ है। पहले बेटा मैं आपको रियलाइजेशन ही बता रही हूँ। जब भी हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं ना बेटा, सबसे पहले हम एसेट्स और लायबिलिटीज को क्या करते हैं, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करते हैं। सबसे पहले आपने लिखना है रियलाइजेशन अकाउंट, फॉर्मेट सबको पता ही है क्योंकि मैंने समझाया था आपको वीडियो में। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, ठीक है। ये एक नॉमिनल अकाउंट है जिसकी डेबिट साइड ऑल दी लॉसेस एंड एक्सपेंसेस आते हैं और क्रेडिट साइड इनकम एंड गेन्स आती है। इसमें हम क्या करते हैं बेटा, एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं और फिर उनकी एसेट्स को रिलाइज किया जाता है और लायबिलिटीज को क्या किया जाता है, पे किया जाता है। तो अब पहले डेबिट साइड आप वो एसेट्स डालेंगे जो हमारी इस साइड दी हुई है, बैलेंस शीट की अपोजिट जाएंगी टू लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, ठीक है। जितनी वैल्यू दी है एज इट इज आप पहले लिख देंगे टू मोटर व्हीकल्स अकाउंट, मोटर व्हीकल्स अकाउंट, टू स्टॉक अकाउंट, टू डेटर्स अकाउंट, ठीक है। ये सारी की सारी एसेट्स हमने क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दी हैं ऑन द डेबिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000, मोटर व्हीकल 18,300 और स्टॉक हमारा 72,800 है और डेटर्स बेटा हमारे कितने हैं 113,200। याद रखना इसका जो प्रोविजन है वो रिवर्स साइड जाएगा, बाय प्रोविजन फॉर बैड डेट वर्ड लिखा हुआ है, बैड डेट नहीं होता, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स होता है, डाउटफुल डेट्स वर्ड लिख रहे हैं यहाँ पर बैड लिखा, दैट इज रॉन्ग, डाउटफुल होना चाहिए, दैट इज 2450, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिटर दे रखे लायबिलिटी साइड अपोजिट जाएंगे बाय क्रेडिटर्स अकाउंट। ये तो हमारी एसेट्स और लायबिलिटीज क्या हो गई है, ट्रांसफर हो गई है। अब उसके बाद मैं साइड पर आपको बता रही हूँ कि जो हमारी एसेट रिलाइज हुई है, तो देखो एसेट्स किस साइड है, इधर है ना, जब रिलाइज होंगी तो यहाँ आएंगे, अपोजिट आएंगे बाय बैंक अकाउंट, पैसे आएंगे। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में लिखी हूँ एसेट्स रियलाइज्ड, वसूल हो गए पैसे, एसेट्स को क्या करके बेच कर। हमें बार बार अलग अलग नहीं लिखने लगी है, मैं रफ में लिखने लगी हूँ। हमारी जो मोटर व्हीकल है वो है 16950, ठीक है, जितने की बिकी है, और हमारी जो स्टॉक है 77,600 का बिका है, डेटर सारे के सारे मिलके 113,200, और हमारा जो है बिल्डिंग लैंड बिल्डिंग 43,500 की बिकी है। तो अब हम सबको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो आ जाएगा
एक बार मैं दोबारा कर देती हूँ, वैसे आ रहा है 250 दोबारा, यही आ रहा है बेटा 251,250 हमारी एसेट्स कितने की रिलाइज हो गई है, कितने की 2,51,250 रुपीज की। अपोजिट में हम इसको बेचते हैं, मीन्स लिखते हैं। अब हमारी लायबिलिटीज की तरह इधर है, तो हम इसकी क्या करेंगे, पेमेंट करेंगे टू बैंक अकाउंट करके। अगर आपको यहाँ पर लिखी बता ही देती हूँ, ये अंदर लिखना है क्रेडिटर्स कितने के पे किए हैं, और आर ही मतलब मैं यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंस बता रही हूँ कितने के हैं। हमारे जो क्रेडिटर्स है ना बेटा, दैट इज 1700 डिस्काउंट पर है, 97,500 पे करने हैं, 1700 का क्या हो गया, डिस्काउंट हो गया, तो आ गया 95,800 क्रेडिटर की पेमेंट हमने कर दी, ठीक है। और रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस कितने बेटा हमारे 1250, ये मैंने ब्रैकेट में लिख दिया कि जो हमने पेमेंट की है वो 2 में, फिर हम क्या कर देंगे, इसको ऐड करके लिख देंगे 97050, ठीक है। अब जब हम देखेंगे ना, जब हो गया हमारा ये रियलाइजेशन, तो एक बार फिर भी हम नजर मारेंगे कोई लायबिलिटी ऐसी तो नहीं जो पे ना की हो, क्रेडिटर ही यहाँ के लिए लायबिलिटी हमारी, क्योंकि एसेट अगर रियलाइज हो ना हो, अगर क्वेश्चन में नहीं उसकी वैल्यू दी गई, रियलाइज वैल्यू कितनी है, तो हम उसको नहीं बेचेंगे, मतलब बेचेंगे तो सही, मतलब हमें क्या वसूल हुआ हम समझेंगे कुछ नहीं वसूल हुआ है ना। लेकिन लायबिलिटीज जो है हम एक बार जरूर चेक करेंगे कि पेमेंट कर रहे हैं या नहीं। अगर बाई चांस किसी लायबिलिटी के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में बाय बिल पेबल है पड़ा, बैलेंस शीट के अंदर बिल पेबल था, हमने जो ट्रांसफर किया इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है, तो हमें पूरा खुद पे करना पड़ेगा। मींस एसेट्स के बारे में दिया होगा तो हम उसको रियलाइज करेंगे कि कितने का वो रियलाइज हुआ। लेकिन लायबिलिटीज जो है उसकी चाहे पेमेंट के बारे में नहीं बताया गया होगा, मान लो कोई आइटम ऐसी है जिसकी पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया और वो हमारी लायबिलिटी, तो हमें खुद उसको क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अब बेटा हम क्या करेंगे, अब हम टोटल करेंगे, बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे। तो अब पहले मैं कर रही हूँ आपको क्रेडिट का टोटल बता रही हूँ बेटा। क्रेडिट का टोटल करते हैं हम, हमारे पास है 2450, 97,500, 251,250, ठीक है। ये आया 352,200, 352,200 क्रेडिट का टोटल है, ठीक है। अब हम करेंगे डेबिट का टोटल, एक बार फिर भी मैं चेक कर रही हूँ, एक मिनट, दोबारा देखती हूँ। ये आएगा 351,200, 351,200, ठीक है। अब हम डेबिट का टोटल करते हैं, फिर देखते हैं हमें प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। अब डेबिट में जो आइटम दे रखी है बेटा मैं आपको बताती हूँ, ये हमें दे रखी है, जैसे 30,000 है, 18,300 है, ठीक है। उसके बाद 72,800 है, 113,200 है, उसके बाद 97050 है, ठीक है। ये आया 331,350, तो डेबिट का टोटल क्या है, कम है। तो अब हम बैलेंस शीट फिगर क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, हम जो हमारे पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए's कैपिटल अकाउंट, बी's कैपिटल अकाउंट। मैं अभी बताती हूँ कि हमारा प्रॉफिट कितना आया है। बैलेंसिंग फिगर आएगी बेटा 351,200 में से हम 331,350 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, 19,850। यस, आ रहा है हमारा आंसर 19,850। टोटल मैं लिख देती हूँ पहले 351,200, ठीक है बेटा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा 19,850 आया है हम पार्टनर में उनकी कैपिटल रेशियो में बांट देंगे,
रेशियो गिवन है हमें कितनी, 3/5 2/5। 1190 पहले का, दोबारा चेक कर लेती हूँ। ठीक है 11910। उसके बाद हम 19,850 का 2/5 करेंगे। सेवन नाइन फोर जीरो। अगर आप इनको प्लस भी करोगे ना बेटा तब भी आपका वही आएगा। ठीक है 19,850। अब हम बनाएंगे बेटा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पर्टिकुलर्स ए बी, ये साइड डेबिट साइड है और ये साइड क्रेडिट साइड है। ए बी के कॉलम के बीच में हम रुपीस दिख देंगे। सबसे पहले हमें कैपिटल के बैलेंस दे रखे हैं, देखिए वो अपोजिट आ जाएंगे, बाय बैलेंस ब्रोक डाउन। ए का कैपिटल का बैलेंस बेटा 85,000 दे रखा है और बी का जो है 63,000 है। अब हमारे पास बेटा इस क्वेश्चन में कोई रिजर्व्स नहीं दे रखे, कुछ भी नहीं है। तो अब जो प्रॉफिट आया था हमारा रियलाइजेशन का, वो हम अपोजिट जाएंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। पहले का आया था बेटा 11,910 और दूसरे का था 7,940। अब हम इसको क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 96,910 और इसका आ जाएगा 70,790। अब यहाँ पर हम उनकी पेमेंट करेंगे, किसकी, ए बी की। अब बच्चे कहते हैं मैडम आपने टू बैलेंस शीट क्यों नहीं लिखा। लॉजिक इसके पीछे है कि हमारी फॉर्म बंद हो गई है, तो अब हम क्या करेंगे, फॉर्म को पार्टनरशिप फॉर्म के उसको क्या कर देंगे, पार्टनर्स को पेमेंट कर देंगे। यहाँ पर मैं लिख रही फाइनल पेमेंट, हमने फाइनल पेमेंट कर दी है। किसको, पार्टनर्स को 96,910। कुछ दिया तो हुआ नहीं, हमारे पास कोई वो नहीं है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस नहीं है, कोई पेड का बैलेंस नहीं, किसी तरह का कोई रिजर्व्स नहीं दे रखे, तो इसीलिए हमने पार्टनर को कुछ भी नहीं बांटा। ठीक है, ये याद रखना, यहाँ पर गुडविल की ऐसी एंट्रीज नहीं होनी कि वो ब्रिंग कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है, कुछ भी नहीं, क्योंकि यहाँ कोई पार्टनर आ नहीं रहा, यहाँ कोई पार्टनर रिटायर नहीं हो रहा है या किसी की डेथ नहीं हो रही, यहाँ सीधा ही हमारी फॉर्म क्या रही है, बंद हो रही है। तो मैं आंसर चेक करी, बिल्कुल ठीक है दोनों आंसर। ठीक है, अब हम बनाएंगे बेटा बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो एक हमने सीखा था पहले भी, डेबिट साइड रिसिप्ट साइड होती है, क्रेडिट साइड क्या होती है, पेमेंट साइड होती है। तो आप बनाएंगे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट फॉर्मेट इसका क्या है, देखो बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट, फिर क्रेडिट साइड में भी हम यही लिखते हैं बेटा, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब हम क्या लिखेंगे बेटा, आप देखिए हमारा क्वेश्चन के अंदर बैलेंस शीट में हमें कैश एट बैंक दे रखा है, वो रिवर्स आ जाएगा, डेबिट साइड आ जाएगा, टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना 13,650। ठीक है, उसके बाद आप देखिए अभी हमने क्या किया था, उनको पेमेंट्स करी थी और हमने क्रेडिटर की भी पेमेंट करी थी और किसकी पेमेंट की थी, हमने पेमेंट की रियलाइजेशन की एक्सपेंसेस की। मैं पहले क्रेडिट साइड की आइटम बता रही हूँ कि हमारी जो एसेट्स हैं वो एसेट्स रियलाइज हुई थी, वो मैं भी बताऊंगी आपको, फिर टू रियलाइजेशन आएगा। अभी अमाउंट मैं बताती हूँ जो मैंने आपको पहले बताया था, ये अपने एसेट रियलाइज की थी, बैंक अकाउंट एबी टू रियलाइजेशन। रियलाइजेशन में बाय बैंक लिखा था, यहाँ पर हम टू रियलाइजेशन लिखेंगे। और हमने यहाँ पर पेमेंट की थी जो रियलाइजेशन में टू बैंक करके, वो मैं लिख रही हूँ। ठीक है, और क्या कर रही हूँ, जो मैंने ए और बी को फाइनल पेमेंट किया अभी वो लिख रही हूँ, टू ए इज कैपिटल अकाउंट, सॉरी बाय ए इज कैपिटल अकाउंट, बाय बी इज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कितना कितना अमाउंट इसके अंदर आएगा। ए और बी का तो मैंने अभी बता ही दिया था, 96,910, बिल्कुल अभी बताया मैंने आपको। और जो बी है, बी का कितना था 70,940। अब मैं आपको इसके बैलेंस बताती हूँ।
तो ये हमारा क्या अलजेब्रा टैली हो जाएगा बैंक अकाउंट। इसमें क्या आएगा, जो हमने एसेट्स रियलाइज की है, आप देख सकते हो कहाँ पर, रियलाइजेशन में, वहां पर ये मैं वैसे ही आपको लिख के बता रही हूँ, रियलाइज हुई है 251250 की बाय बैंक लिखा था हमने रियलाइजेशन में, तो बैंक में क्या आ जाएगा टू रियलाइजेशन। और ये जो हमने लिखी है 97050 की पेमेंट, ये क्या है हमारे जो क्रेडिटर्स की और रियलाइजेशन की एक्सपेंसेस पे किए थे रियलाइजेशन की कैपिटल में, टू बैंक लिखा था, तो बैंक में क्या आ जाएगा बाय रियलाइजेशन। ए और बी की कैपिटल मैंने अभी आपको बताई है कि ए को पे किया उसकी कैपिटल और बी को इतनी पे की। अब हम करेंगे टोटल 2,64,900, इधर का भी टोटल करते हैं। 2,64,900 तो हमारा बैंक अकाउंट क्या हो गया, टैली कर गया। मीन्स अब इस क्वेश्चन में हमने क्या किया बेटा, रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, उसके बाद हमने उसके बाद पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाया और बैंक अकाउंट बनाया। कभी कभी बेटा पार्टनर का लोन अकाउंट बनाना भी आ जाता है, वो कब आता है, जब क्वेश्चन में पार्टनर का लोन दिया हो। अब इस क्वेश्चन में तो बाई चांस पार्टनर का लोन नहीं था, तो ये आज बेटा आज इस वीडियो में आपने क्या सीखा, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सीखा। क्वेश्चन नंबर 3 में मैंने आपको जनरल एंट्रीज बताई है, जो कि डिसोल्यूशन की एंट्रीज थी, डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस की एंट्री थी, कई बार आ जाती है पेपर में बेटा। तो अभी और भी एंट्रीज होंगी डिसोल्यूशन की, क्या होंगी वो मैं आगे बताऊंगी। तो आज आपने बेटा इस वीडियो में एक तो जनरल सीखा क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 4 में कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाते हैं, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और बैंक अकाउंट किस तरह से बनाया जाता है। ये याद रखना, इसके अंदर बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पार्टनरशिप फॉर्म कंटिन्यू नहीं हो रही, पार्टनरशिप फॉर्म क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड द टॉपिक वेल. Stay tuned with me in the next video. Thanks for